जी फ्रिक्शन। चलिए इधर देखें। यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं कि एक ब्लॉक हमारा ग्राउंड पर रखा हुआ है और ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम मूव कराना चाहते हैं। और हमने यहाँ पर जानना यह है कि जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, उसकी नेचर मतलब स्टैटिक है या काइनेटिक है, फर्स्ट। दूसरा, किस दिशा में वो लग रहा होगा, सेकंड। ये दो चीजें अपने को बतानी है। किधर मतलब फ्रिक्शन नेचर वाइज कैसा होगा? स्टैटिक। अरे स्टैटिक मतलब गतिक की स्टैटिक। गतिक घर्षण। गतिक घर्षण, क्योंकि यहां पर ये वस्तु इस धरातल के सापेक्ष किसी वेग से गतिशील है और इसीलिए यहां पर हो जाएगा गतिक घर्षण। और किधर लगेगा? ध्यान से सुनना, देखो यहां पर धरातल से हम देखेंगे, धरातल के सापेक्ष वस्तु को देखा जाएगा। धरातल के सापेक्ष वस्तु किधर की तरफ चल रही है? आगे। तो इस सापेक्षिक गति अगर इस वस्तु की आगे है तो सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए घर्षण पीछे लगेगा और गतिक लगेगा। इसीलिए मैं क्या लिख देता हूं? एफ के, काइनेटिक। अभी की बॉडी यहां पर रेस्ट पे है और बॉडी रेस्ट पे है, यानी जब तक इन दोनों सतहों के बीच में ये सापेक्षिक गति नहीं होगी तब तक स्टैटिक। और कितना किधर लगेगा? अपोजिट, इस तरफ, यहां पर पीछे की तरफ। यानी जिस तरफ उसे चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, यानी उसकी गति का प्रयास, जिस तरफ प्रयास, उस प्रयास का विरोध करने के लिए यहां पर घर्षण लगेगा, एफ एस, स्टैटिक। ये कोई एम एम द्रव्यमान अपना उस ट्रक पे रखा है और ये ट्रक आगे की ओर त्वरित है। किसी वी वेग से ये चल भी आगे रहा था और त्वरित यहाँ पर इसको त्वरण ए से करवा दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर भी वही सेम है कि इस वस्तु पर घर्षण का प्रकार कैसा होगा और घर्षण की दिशा कैसी होगी। और हाँ, मैं ये लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं पूरा प्रॉपर। ब्लॉक जो है वो ट्रक के साथ गतिशील है। बताओ स्थैतिक की गतिक, पहले तो ये बताओ कितने लोग कह रहे हैं कि स्थैतिक घर्षण लगेगा? 28-30 लोग। कितने लोग कह रहे हैं कि गतिक घर्षण लगेगा?
ऐसे ये इधर उधर देख के ना, ऐसे ओपिनियन में मुझे लगता है कि पहले तो आंखें बंद करने को बोलना चाहिए, ताकि कोई भी एक दूसरे का ओपिनियन देखे ना। चलो, और कितने लोगों के बिल्कुल ही मत नहीं है कि हमारे तो बुद्धि नहीं है कि हम क्या बताएं। इसमें सब ज्यादा हाथ खड़े होने चाहिए। तो बेटे यहां पर सवाल ने, या जो मैंने जितना सा लिखा है उतने से मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि दोनों चीजें एक साथ गतिशील है। जब दोनों चीजें एक साथ गतिशील है, यानी यहां पर इस ब्लॉक की निचली सतह और ट्रक की सतह के बीच में कोई सापेक्षिक गति नहीं है। सापेक्षिक गति होगी तो शायद ऐसे हो सकता है कि ट्रक आगे जा रहा हो और ये डब्बा सड़क के पीछे की तरफ होता है ना। कभी किसी कार में, ट्रक में जो पीछे चीज रखी है, कार को एकदम से आगे बढ़ाया जाता है तो वो चीज सड़क के पीछे भागती है। वैसा वैसा नहीं है, हमने कहा वो एक साथ गतिशील है, ब्लॉक ट्रक के साथ गतिशील है। यानी इन दोनों की संपर्क सतहों के मध्य कोई सापेक्षिक गति नहीं है, इसीलिए जो घर्षण लगेगा वो स्थैतिक घर्षण लगेगा। सही है। अब मुझे बताइए, स्थैतिक घर्षण लगेगा दिशा किधर? पक्का आगे? इस घर्षण को ऑब्जर्व करने का अगर अपन चाहते हैं कि मुझे सर क्लियर आइडिया, एक ऐसा विचार बता दो जिससे मुझे हर एक सवाल में मदद मिल जाए, तो मेरा यहां पर विचार यह है कि आप कहां जाकर बैठे हैं। जैसे ही ट्रक पे जाके बैठेंगे तो ब्लॉक पे क्या लगेगा? ये स्यूडो फोर्स से ये डब्बा सरक कर किधर जाता नजर आएगा? सापेक्षिक गति किधर होती नजर आएगी? किधर की तरफ इसके चलने का प्रयास नजर आएगा? और उस प्रयास का ही विरोध करने के लिए जो संपर्क सतह है वहां से क्या मिलेगा? घर्षण। आगे एफएस। क्या बोलते हो? सही है मामला?
बताओ। सबसे पहले अभिलंब प्रतिक्रिया बल, तो क्या हो जाएगा वो, एम जी। अभिलंब प्रतिक्रिया बल संपर्क सतह से लंबवत लगने वाले बल की मैं बात करना चाह रहा हूं। उसके लिए हम देखेंगे कि इस वस्तु पर नीचे की ओर और संपर्क सतह से ऊपर की ओर, और यहां पर हम जानते हैं अगर ये बैलेंस्ड है तो एन बराबर एम जी। उसके बाद हमने क्या देखना है, घर्षण की प्रकृति। घर्षण स्थैतिक की गतिक? क्यों गतिक? क्योंकि वेग दिखाई दे रहा है। वेग दिखाई दे रहा है मतलब वास्तव में धरातल के सापेक्ष ब्लॉक किसी भी चाल से गति करता दिखाया जा रहा है, और इस बात से यह साबित होता है कि यहां पर गतिशील सतह है, यानी गतिक घर्षण ही लगेगा। अब उसके बाद मुझे बताना है कि उस फ्रिक्शन, उस घर्षण बल की दिशा किधर होगी। इस एफ की दिशा के विपरीत या वी की दिशा के विपरीत? वी की दिशा के विपरीत। क्यों? इन स्टेटमेंट को एक बार ध्यान से सुनना बेटा। हमने क्या समझा, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जब कभी भी हम किसी भी दो संपर्क सतहों के बीच में घर्षण बल की बात करते हैं तो उन दोनों संपर्क सतहों के सापेक्षिक गति का मुद्दा उठता है, और उस सापेक्षिक गति का या उस सापेक्षिक गति के प्रयास का विरोध किया जाता है घर्षण के द्वारा। यहां पर सापेक्षिक गति का प्रयास मात्र करवाया जा रहा है या सापेक्षिक गति खुद नजर आ रही है? सापेक्षिक गति खुद नजर आ रही है। किसके कारण? इस वेग के कारण। और ये वेग इस वस्तु को किधर ले जा रहा है, यानी इस ऊपर रखी वस्तु की संपर्क सतह की ओर गतिशील है, और जो वेग, इस वेग के कारण संपर्क सतह गतिशील है, इसके कारण घर्षण बल पीछे आ जाएगा, और उसका प्रकृति कैसा होगा? एफ के, काइनेटिक, गतिक। सिंपल बात है यहां तक की। आगे बढ़ाता हूं मैं इस मैटर को। चलिए, यहां पर वही सेम काम रिपीट करने हैं। ये मैंने लिखा है निम्न प्रश्नों में अभिलंब प्रतिक्रिया बल, घर्षण बल की प्रकृति, दिशा। ये अपने को एम द्रव्यमान की एक वस्तु दे दी है। ये इसका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट था इसका। ये हटा दूं आगे वाला? पक्का?
सबसे पहले वाले में मुझे बता दें कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, F प्लस mg, क्योंकि यहां पर जब हम बाकी बलों को दिखाएंगे तो नीचे mg दिखाना पड़ेगा और संपर्क सतह से वस्तु की ओर यानी ऊपर की ओर नॉर्मल। नीचे कौन कौन, ऊपर कौन, तो ऊपर के समस्त बल बराबर, हाँ के ना। अब मुझे बताएं फ्रिक्शन की दिशा किधर, स्थैतिक या गतिक, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जिस तल में ये गति कर रहा होगा या कर सकता होगा उस क्षैतिज दिशा में कोई बल, कोई चलाने का प्रयास, तो उसको रोकने का प्रयास भी सापेक्षिक गति का प्रयास हो तो शायद उसका विरोध भी करना पड़े। यहां सापेक्षिक गति का इस तल के अनुदिश कोई प्रयास नहीं है, यानी कोई विरोध भी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या लिख देंगे, घर्षण जीरो। अब घर्षण जीरो है तो काय का गतिक, काय का स्थैतिक, यहां बोलो। mg माइनस एफ साइन थीटा, एग्जैक्टली, कि यहां पर ये जो घटक है ये क्या हो गया, ये घटक क्या हो गया, ऊपर का घटक एक और क्या आएगा, नीचे क्या आ जाएगा। अब हमें पता है यहां पर दो ऊपर जिनका योग बराबर नीचे वाला mg मुझे ज्ञात करना है मात्र, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, नॉर्मल बराबर mg माइनस एफ साइन थीटा। किधर लगेगा घर्षण बल, चलाने का प्रयास कर कौन रहा है यहां इस निकाय में, ध्यान से सोच लो कौन कर रहा है, एफ कॉस थीटा ही है, वो इसे चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। एफ कॉस थीटा अगर उस एफ एल यानी लिमिटिंग से बड़ा हो गया तो वस्तु यानी गतिक घर्षण हो जाएगा, अगर ये छोटा रहा तो वस्तु स्थैतिक घर्षण की स्थिति में रहेगी, हाँ के ना। तो फिलहाल हमें आइडिया नहीं लगेगा, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एफ कॉस थीटा कि ये वस्तु चलनी है या नहीं चलनी है, राइट। पर फिलहाल जो भी कुछ हो मुझे पता है ये चले ना चले पर घर्षण किधर लगेगा, क्योंकि इसके चलने की स्थिति अगर चलेगा तो आगे ही चलेगा, चलने का प्रयास भी आगे ही नजर आ रहा है, तो यहां पर घर्षण एफ आर हम पीछे दिखाएंगे। सही है 100%, यहां पर बोलो एफ के घटक करेंगे बेटे तो ये एफ का एक घटक तो ये बनेगा जिसको क्या कहते हैं, ये वाला एफ साइन थीटा अभी को नीचे आया, mg भी नीचे आया, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, तो नॉर्मल का मान कितना हो गया, mg प्लस एफ साइन थीटा। चलाने का प्रयास क्षैतिज दिशा में बल कौन, एफ कॉस थीटा, हाँ के ना। कहाँ है एफ कॉस थीटा, ये किधर धक्का लग रहा है, पीछे। वस्तु चल रही है या नहीं चल रही है, पता नहीं, पर चले या चलने का मात्र प्रयास किया जाए, घर्षण किधर लगेगा, पहले मैं चाहूंगा इन तीन सवालों से हमें जो सीखने को मिला उसमें किसी को कोई ये दिशा वगैरह देखने में समस्या हो तो बता दे, कोई भी, बहुत साधारण सी बातें हैं। आपको फिर भी अगर कोई समस्या है इंडिविजुअली, छोटी सी बात है तो अभी 2 मिनट में अपना काम हो जाएगा, उस समस्या को लेके आगे ना बढ़े, यहीं के यहीं जड़ से ही खत्म कर दें। कोई भी पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, नो, ओके। नॉर्मल इस संपर्क सतह से यूं जाएगा ना, और इधर कुछ और बल नहीं है, पर mg का कौन सा घटक होता है, तो आप लिख लोगे नॉर्मल बराबर mg cos थीटा, सही है। दूसरा, अब मुझे ये बताइए कि क्या ये वस्तु चल रही है, स्थिर है ना, पर यहां पर अपने को ये चीज नजर आ रही है कि इस पर नीचे की तरफ जो इसे किधर लाने का प्रयास कर रहा होगा, पर ये वस्तु नहीं चल रही, यानी यहाँ पर जिन सतहों के बीच में जो रफ सरफेस है, जो घर्षण युक्त सरफेस है, वो इसे किधर की तरफ बल लगा रही है, स्थैतिक की गतिक, स्थैतिक, एफएस। तो मुझे मेरे जो मन में जो विचार है, सवाल है, पहले वो सुने, उनका ध्यान से जवाब सोचना है। नॉर्मल किससे बैलेंस हुआ,
तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, नॉर्मल बराबर mg cos। इसको, इसमें किसी को आपत्ति है? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये वस्तु इस सतह पर रखी गई है जिसे गुरुत्व का एक घटक नीचे चलाने का प्रयास कर रहा है और नीचे नहीं चला पा रहा है, तो हमें क्या समझ में आया, इसे रोकने वाला कौन? पीछे की तरफ घर्षण। कौन सा? स्थैतिक। यहां तक भी बात क्लियर हुई? मैं जानना चाहता हूं उस स्थैतिक घर्षण का मान कितना है, एफएस कितना है? बोलो। mg। पक्का? क्यों हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि जब हम स्थैतिक घर्षण की बात करते हैं बेटे, तो स्थैतिक घर्षण का मान उतना ही होता है जितना उस वस्तु को बाह्य रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है। वो उस घर्षण बल का काम होता है उसको संपर्क सतह को सापेक्ष रूप से चलने ना दे के लिए वो विरोध स्वरूप उतना ही बल लगाकर उस वस्तु को रोके रखे। तो नहीं चल रही है से मुझे पता लगा स्थैतिक घर्षण है। और हमने एक लाइन लिखी थी कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, आवश्यकतानुसार अपने मान को घटाया बढ़ा सकता है। और फिलहाल मुझे आवश्यकता कितने बल की है? mg sin थीटा के बराबर के बल की है, जो किधर लग जाए, ऊपर। तो यहां से fs हो जाएगा mg sin। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ इन दो अगले सवालों में आएगा, गौर से सुनना बेटे। यहां पर वही साधारण सी बात की, ऊपर नॉर्मल फिर से किससे बैलेंस होगा? तो मैं यहां से क्या लिख चुका हूं, n बराबर mg cos। इस पर सामान्यतया नीचे क्या लग रहा होगा, या किसी तरीके से ये ब्लॉक नीचे फिसल रहा है, राइट? तो अब घर्षण, मैंने क्या समझाया, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन कराया था और मैंने कहा था कि बेटा जब यहां पर अपने को वेग दिख रहा है तो वेग देखकर ही हमें घर्षण का सारा सब कुछ कहानी पता लग जाएगा। वेग देख रहे हैं तो फिर हमें बल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बल किधर भी हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इस वेग के कारण सापेक्षिक गति हो चुकी है और सापेक्षिक गति का विरोध करने के लिए वहां घर्षण आना शुरू हो जाएगा, चाहे ये बल किसी भी दिशा में हो, हाँ या ना? तो बिल्कुल यही यहां पर इस सवाल में होता है कि यहां पर क्या वेग नजर आ रहा है, यानी ये वस्तु नत्तल पर नीचे की ओर आती नजर आ रही है। नत्तल के सापेक्ष वस्तु की सापेक्षिक गति किधर है? तो घर्षण उसका विरोध करने के लिए किधर लगेगा? कैसा लगेगा? एफ के। आके ना, कितना मान होगा एफ के का? mg sin थीटा तो आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दिया। यहां पर हमें क्या पता लगता है कि ये गतिक घर्षण है और गतिक घर्षण एक अपरिवर्ती मान होता है जो वस्तुओं के चल जाने के बाद एक निश्चित कांस्टेंट वैल्यू से लगता है, जिसका मान होता है एफ के बराबर म्यू के इंटू एन नॉर्मल, आया ना? तो यहां से मुझे बस इतना पता लगा कि चल रही है, चल रही है तो स्थैतिक नहीं है। स्थैतिक होता तो अलग अलग मान लग सकते थे, आवश्यकता अनुसार घर्षण बल का मान परिवर्तित हो सकता था, पर चूंकि गतिक घर्षण है इसलिए आवश्यकता अनुसार मान परिवर्तित ना होकर एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका नाम म्यू के इंटू एन होता है, जिसे आप लिख सकते हैं म्यू के इंटू एन को क्या लिख देंगे? mg cos थीटा। ये हमारे घर्षण बल का मान होगा। इस वाले सवाल पर स्टार लगा लें और चाहे तो एक लाइन लिख लें कि अगर भूला तो खुद के लिए अपशब्द बोलूंगा एक, नहीं लिख लें अगर लिखना चाहो तो, या फिर भूलना मत, ठीक है? भूलना नहीं, ये मतलब ये चीज जो समझ में आई है ना अपने को, ये यहां पर दिमाग में फिट रहे, क्योंकि आगे नत्तल के सवाल आएंगे। कोई भी कठिन सवाल नत्तल के अलावा होगा ही नहीं, मतलब वो सवालों में आपको घुमाने की अगर कोई पूरी कोशिश होगी ना तो नत्तलों के अनुदेश होगी, तो वहां पर अपन क्लियर रहेंगे। अब यहां पर आ जाते हैं इस अगले सवाल में। अगले सवाल में हमने यहां पर देखा कि mg sin थीटा किधर लग रहा है? पर मैं mg sin थीटा देखकर घर्षण पहचानूंगा या वेग देखकर?
बहुत बढ़िया। किधर चल रही है वस्तु, यानी इस नत्तल के सापेक्ष वस्तु की सापेक्षिक गति, तो घर्षण कौन सा, नॉर्मल बराबर mg लिख दूं, mg साइन mg cos थीटा लिख दूं, सॉरी आना बेटा, नॉर्मल बराबर mg cos थीटा। मैंने पूछा बताओ घर्षण बल, तो आपने कहा गतिक घर्षण लगेगा, कितना लगेगा, आपने कहा म्यू के इनटू एन लगेगा, माइनस। अब दिशा बता दी ना, अब माइनस का क्या मतलब है, माइनस की दिशा ही तो बताता है। जब मैं दो काम अलग अलग कर रहा हूं, दिशा मैंने अलग से बता दी और परिमाण मैंने अलग से बता दिया, तो अब माइनस का कोई यूज नहीं है। हम दिशा अलग से बताते चलेंगे, किसी भी घर्षण के सवाल में माइनस प्लस से दिशा नहीं बताएंगे, दिशा हम खुद चयन करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस के भरोसे रहेंगे ना तो आधे सवालों में गड़बड़ होती रहेगी। एफ की दिशा में mg sin थीटा लग रहा है ना, मैंने मना कहा किया, ना 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 ना, मैंने ये थोड़ी ना पूछा ऊपर कितना बल लग रहा है, मैंने तो सिंपल ये पूछा घर्षण कितना लग रहा है। मैं पूछता कि ऊपर कितना बल लग रहा है, तो आप क्या करते, नीचे के बल बराबर, क्योंकि नियत वेग से चला रहा हूं, तो वैसे साम्य अवस्था स्थापित करने के लिए ऊपर के और नीचे के बल आप बराबर करते, क्या ही हो जाएगा उससे, है ना बेटा। फिलहाल मेरा, जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आपने बिल्कुल सही पूछा कि ऊपर का बल मैं पूछूंगा, तो फिर उस स्थिति में आप इसको और इसको जोड़ के बल बताएंगे। फिलहाल मैंने घर्षण पूछा है, वो डिपेंड करता है संपर्क सतहों की प्रकृति पर, उनके गतिक और स्थैतिक के कंडीशंस पर। यहाँ पर नॉर्मल बराबर एफ, क्यों, क्योंकि आप चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्षैतिज दिशा में बलों को समायोजित करेंगे, कैसे होंगे, ये यहाँ पर ब्लॉक बनेगा, ये संपर्क सतह नजर आएगी, संपर्क सतह से वस्तु की ओर क्या लगेगा, वस्तु से इधर क्या लगेगा एफ, और यहां पर ये वस्तु इस दिशा में गतिशील, दीवार तोड़ के अंदर नहीं घुस रही है, तो क्षैतिज दिशा में आगे के दाएं और बाएं के बल बराबर, यानी नॉर्मल बराबर एफ। मैटर क्लियर यहां तक। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर घर्षण की प्रकृति कैसी होगी, स्थैतिक, कैसे पता लगा, पर उसके पहले ये तो देख लो कि घर्षण लगेगा भी कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्या यहां पर वेग नजर आ रहा है जैसे यहां नजर आ रहे थे, स्थिर है, वेग नजर नहीं है यानी चल नहीं रहा है, क्या चलने की संभावना नजर आ रही है, हाँ जी, किसके कारण, किस दिशा में, यानी जी, जिसके कारण खिंचाव बल इसे चलने की कोशिश करा रहा होगा नीचे, और उस कोशिश का विरोध करने के लिए घर्षण जरूर आएगा, किधर, वस्तु पर, ऊपर। तो यहां नीचे क्या लगा दिया बेटे आपने, ऊपर क्या लगा दिया, एफ एस, स्थैतिक घर्षण। मेरा सवाल यह है, इस एफ एस का मान कितना होगा, पक्का, कोई सटीक स्टेटमेंट से बताना चाहेगा ऐसा क्यों, साम्य अवस्था में होगा, रेस्ट पे बनाए रखना चाहेगा, जितने बल से चलाने का प्रयास किया जा रहा है उतना ही बल रोकने के लिए पर्याप्त हो जाएगा, चलाने का प्रयास, रोकने के लिए आवश्यकता भी, इसीलिए एफ एस बराबर एच। तो ये यहाँ क्यों रुका और क्यों पूछा, कारण समझ रहे हैं कि आप, कुछ बच्चे यहाँ पर ये सोचेंगे कि सर एफ एस मतलब एफ एल, जब जब एफ एस की बात आएगी वो क्या लिखने को दौड़ते हैं पता है, म्यू एस इंटू एन, नहीं समझे, कि घर्ष स्थैतिक घर्षण का मान हमेशा म्यू एस इंटू एन नहीं होता, वो तो उस स्थैतिक घर्षण के मान की अधिकतम सीमा होती है, जबकि यहां लगेगा कितना,
जितनी आवश्यकता है। जैसे इस बात को और बेहतर सुनिएगा, समझिएगा बेटा। जैसे मैंने यहां पर कहा कि अगर एक ये वस्तु जो है, इस पर मैंने कुछ बल लगाया, कुछ म्यू दिया हुआ है, और उस बल और उस म्यू एस के कारण, क्योंकि बल बराबर नॉर्मल, मान लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, तो सीमांत घर्षण बल कितना? सीमांत घर्षण बल कितना? पचास। जिस संपर्क सतह की हम बात कर रहे हैं, उस संपर्क सतह पर म्यू एस इंटू एन, एन बराबर 50। और मान ले इस वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलो, यानी चलाने का प्रयास 10। उपलब्ध अधिकतम घर्षण बल, स्थैतिक की गतिक, नहीं चल पाएगा। और नीचे चलाने का प्रयास, तो ऊपर लगने वाले आवश्यक घर्षण बल की आवश्यकता भी 10 है ना। 2 किलो का कर दूं इसी ब्लॉक को, सारी चीजें सेम रख रहा हूं, बस 2 किलो का ब्लॉक चलेगा। पर घर्षण बल की अब आवश्यकता 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, चल जाएगा। गतिक घर्षण आ जाएगा। गतिक घर्षण म्यू के मान के हिसाब से कितना लगेगा, हम फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं सवालों के साथ भी बताऊंगा, यहां से मौखिक रूप से भी मुझे पता है आप सब समझ सकते हैं, इसलिए यहां से भी मैंने बात कर ली है। ठीक है मैटर, ये लिख लो यहां तक का। उधर का तो हो गया ना। हाँ जी। ये क्या है, लॉजिक क्या है ये? दोबारा बोल। नहीं, पहले तू समझा सवाल। बोल बोल जल्दी बोल। नॉर्मल ऊपर कहां लगा है? नॉर्मल ऊपर कहां लगा है? फोर्स इधर लग रहा है। नॉर्मल कहां लगता है? संपर्क सतह के लंबवत वस्तु की और संपर्क सतह के लंबवत वस्तु की ओर, ये है नॉर्मल। हाँ, एमजी के बारे में, एमजी किधर लगेगा? एमजी के बराबर नॉर्मल हो सकता था कब, जब इस ब्लॉक के नीचे सतह होती। चलो तो हम एक सवाल पर आते हैं। एक वस्तु, एक ब्लॉक हम यहां पर देख रहे हैं, और इस वस्तु, इस ब्लॉक में हमने यहां पर एक बाह्य बल F लगा दिया, और ये बाह्य बल F है tan t के बराबर, परिवर्ती बल, राइट। 5 kg का द्रव्यमान यहां पर हमने लगाया है, और अब अपन यहां पर अलग अलग क्षणों पर जानना चाहते हैं कि F कितना होगा, उसके हिसाब से घर्षण कितना होगा, उसके हिसाब से घर्षण की दिशा F R की दिशा किधर होगी, और उसके हिसाब से एफ आर की प्रकृति क्या होगी, स्थैतिक या गतिक कैसी होगी, और फिर अंत में मुझे त्वरण ए बताना है। और समय जो यहां पर मैं लेना चाहता हूं, 1, 2, 3,
और हम शायद इस बात को समझ चुके होंगे कि बेटे जब भी हम किसी भी इस तरीके के सवाल की शुरुआत करेंगे, ये इधर का हटा दूं ये वाला, जब भी अपन इस तरीके के किसी भी सवाल की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमें क्या ही चीज है जो कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो मैं कहना नहीं नहीं बेटा, मैं नॉर्मल क्या कैलकुलेट करेगा, अब भी नॉर्मल कैलकुलेट करेगा क्या? सबसे पहली चीज यहां पर रहेगी एफ एल, मुझे पहले से पता कर लेना चाहिए ताकि मुझे आइडिया रहे कि वस्तु कब तक नहीं चल पाएगी और कब के बाद चलना शुरू कर दूं। ठीक है, तो एफ एल किस पर निर्भर करता है, मुझे यहां से अभी मान कुछ और देने हैं। म्यू एस का मान 0.6 है, म्यू के का मान 0.4 है। तो मैं यहां से अगर एफ एल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो एफ एल में क्या आएगा, म्यू के इंटू, सही है, दो दिन में आधे लोगों को तो ये नहीं पता लगा ऐसा आएगा कि क्या आएगा, तो बोलो ना प्रभु। म्यू एस इंटू एन, और कितना आ जाएगा बेटे, 0.6, और नॉर्मल कितना है, 50। तो ये हो गया यहां से 30 न्यूटन। चलिए यहां आ जाते हैं सवाल पर। इस सवाल में हमने कहा कि t बराबर 0 क्षण से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो t बराबर 0 पर बल का मान 0, ये t के साथ एक परिवर्ती बल मैंने दिखाना चाहा है। तो t बराबर 0 पर बल 0, बल 0, तो यहां पर अपने को नजर आएगा कि ये शून्य बल आरोपित कर रहा होगा, और अगर वस्तु पर कोई बल नहीं है तो उसे रोकने के प्रयास करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी घर्षण भी नहीं होगा। पर मैंने यहां से कहा कि t बराबर 1 पर क्या होगा, तो आपने कहा t बराबर 1 पर सर जो बाह्य बल का मान हो जाएगा जो इसे चलाना चाहता है वो कितना हो जाएगा, तो घर्षण किधर, पीछे। किस तरीके का होगा घर्षण, पक्का 100%, स्थैतिक घर्षण। त्वरण 0, क्योंकि अभी तक यहां पर सापेक्षिक रूप से गति प्रारंभ हो नहीं पाई है धरातल के सापेक्ष। t बराबर 2 पर वही बल बढ़कर क्या हो चुका होगा, तो घर्षण स्थैतिक वाला। अभी भी किसके बराबर हो गया ये, लिमिटिंग के। पर अभी तक तो बराबर है, अभी टक्कर देने लायक है, तब तक ये क्या बना रहेगा, और जैसे यहां पर 4 सेकंड पर पहुंच गए अब क्या लगेगा, आंखें ना। इसलिए मुझे यहां से क्या भी कैलकुलेट करना पड़ेगा अभी को, एफ के म्यू के इंटू म्यू के 0.4 एन 50 कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। किधर, पीछे ही लगेगा गतिक। त्वरण कैसे निकालेंगे बेटे, आगे कितना 40, घर्षण पीछे, कुल बल अभी उस निकाय पर जो शेष बचा है 20, 20/5, 4 आगे की ओर 5 पे निकालने का है ना। अब ध्यान से सुनना बात को, हम यहां से क्या चीज सीखे हैं कि यहां पर जब हमने एफ अप्लाइड, अप्लाइड मतलब लगाया गया बाह्य बल, और आवश्यकता घर्षण की, या आवश्यकता बोल दें या उपलब्धता बोल दें, उपलब्धता उस घर्षण बल की, उन दोनों चीजों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पहली बात तो मैं ये ग्राफ ये मानकर बना रहा हूं बेटे कि ये यहाँ पर म्यू के जो है वो म्यू एस से क्या है, थोड़ा सा छोटा है, और मान के क्या बना रहा हूं, ऐसा एक्चुअली होता है। मानते तो हम क्या है कि ये दोनों बराबर है, ऐसा तो वास्तविकता में पाया जाता है। तो जब आपने देखा कि मैं यहाँ पर अगर इस पर किसी तरीके से 10 न्यूटन का बल, बाह्य बल लगा रहा हूं, तो उसे रोकने के प्रयास में जो घर्षण बल लगता है वो कितना लगता है, 10, यानी यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, मैंने 20 लगाया तो 30 लगाया तो, और यही 30 यहाँ पर क्या हो गया बेटा मेरा, FL।
क्या 30 न्यूटन तक जितना मैं बल बढ़ाता जाऊंगा उतना ही घर्षण बल बढ़ता जाएगा? सरल रेखा मिलेगी। जितना इस अक्ष में मान होगा उतना ही इस अक्ष में मान होगा। दोनों अक्षों के जब मान समान होते हैं तो वहां पर उसे क्या y बराबर x कहते हैं बेटा? y बराबर x कहते हैं तो यहां पर y बराबर mx से तुलना करने पर स्लोप का मान m कितना आएगा? यानी यहां पर ये कितना कोण बनेगा? 45। कोई है नादान परिंदा जिसको ये समझ नहीं आया 45 वाली बात? सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। समझ ना आना, कुछ ना समझ आना। बोलो। ठीक है, मैटर यहां तक कि हम अभी तक, और इसीलिए ये सब चीजें मैं बार बार रिलेट करके उस अंतिम और प्रारंभिक, यानी मेरी दोनों स्टेटमेंट सेम रहेंगे कि मैंने प्रारंभ में जो कहा वो अंत में भी वही बात कहता, लगातार कहता रहूंगा कि जब तक आप उस वस्तु को चला सापेक्षिक रूप से नहीं गति दे पा रहे हो तब तक स्थैतिक घर्षण है। स्थैतिक घर्षण सेल्फ एडजस्टिंग मान है। जितनी बल बाहर से उसे चलाने के लिए लगाया जाता है वो उस सीमा तक उतना ही बल खुद लगता रहता है, बढ़ता रहता है, सेल्फ को एडजस्ट करता रहता है। बट उसकी भी एक सीमा है। और उसके बाद, उस कंडीशन के बाद अपने को क्या नजर आता है बेटे कि अब जैसे ही उससे हल्का सा आप इस बल का मान बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब कौन आने लगेगा? और इसी उदाहरण के हिसाब से अगर आप जाएं तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मान उसके कंपैरिजन में क्या आया है? कम। तो यहां से अचानक से वो घर्षण कम होगा। और फिर उसके बाद, सही बात। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य बल और घर्षण के बीच में बना हुआ ग्राफ का नेचर कैसा होता है, तो आपका शुद्ध रूप से आंसर होना चाहिए कि प्रारंभ में वो ग्राफ सरल रेखीय ग्राफ होता है। फिर एक इस प्रकार से कुबड़ टाइप का, जिसको इंग्लिश में किंक भी बोल देते हैं, कुछ ऐसा कुबड़ टाइप का एक स्ट्रक्चर जिससे घर्षण कम होकर फिर एक निश्चित कांस्टेंट घर्षण बल का मान प्राप्त होता है, ऐसा ग्राफ बनता है। ये तो हो गया सही वाला ऑप्शन। गलत वाले ऑप्शंस में क्या क्या होंगे? लगातार सरल रेखीय रूप से बढ़ता, नियत मिक्स, पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा डिप आएगा और उसके बाद कम होगा। अब आप समझ रहे होंगे सर ये डिप इतना आएगा, ऐसे क्या थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये? डिप डिप डिपेंड करता है बेटा म्यू के और म्यू एस के मान पे। उनके मान जितने ज्यादा गैप पे होंगे ये डिप उतना ही नीचे चला जाएगा, जितने क्लोज होंगे उतना ही कम डिप आएगा। ये डिपेंड करता है। तो फिलहाल अपन ने इसी क्वेश्चन को रेफरेंस बनाते हुए आपको ये ग्राफ बनाया है, राइट? एक बार नोट करें।
घर्षण बल की दिशा देखने के लिए हमें दो तरीके के सुझाव सवाल से मिलेंगे, एक बाह्य बल और एक वेग। तो अगर वेग स्पष्टतया नजर आ रहा है तो उस वेग से ही हम घर्षण बल की दिशा पहचान लेंगे। आया ना? वेग अगर नहीं है यानी वस्तु स्थिर है, तो स्थिर है तो उस बल को चलाने के लिए कुल बाह्य बल किस दिशा में उसे ले जाने का प्रयास करता है, उस प्रयास करने के विरोध यानी विपरीत दिशा में घर्षण बल आवश्यक रूप से लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंटली आपको चीजें पता हो जानी चाहिए अब तक की कहानी में। ठीक है। दूसरी बात कि अब हमें यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले मैं किसी भी सवाल को जब कर रहा हूं तो एफएल का मान सबसे पहले मुझे निकाल लेना चाहिए। एफएल के मान के आधार पर ही शायद आगे की जानकारियां मैं सही बता पाऊंगा कि स्थैतिक पे जाना है या गतिक पे जाना है। आवश्यकता पड़ती है, आपको लगता है कि यार ये वस्तु तो चल पड़ी है, तो फिर आप वहां पे एफ के का मान भी निकाल लें। नहीं चल पड़ी है तो एफ के मान को बेकार भी निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बात? अरे हाँ। ओके, तो लिखा हो तो सवाल बढ़ा दे आगे। कुछ स्टैंडर्ड सवाल यहां से अपन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, क्षैतिज तल पर इस प्रकार से हमने व्यवस्थित जमा दी है, एक बाह्य बल एफ लगाया है किसी थीटा कोण पर। इसको कहते हैं पुलिंग। यानी कुल मिलाकर अपन रस्सी बांध कर किसी चीज को खींचना चाहते हैं। एक ब्लॉक रखा हुआ है और रस्सी बांधकर एफ फोर्स लगाकर अपन उस वस्तु को खींचना चाहते हैं, और उस रस्सी का क्षैतिज के साथ कितना कोण है? वस्तु का द्रव्यमान है एम। तो सवाल लिखेंगे, वस्तु को क्षैतिज दिशा में, वस्तु को क्षैतिज दिशा में ठीक चलाने के लिए, ठीक चलाने का मतलब है जस्ट हम इसे गतिशील करवाना चाहते हैं, जस्ट ठीक चलाने के लिए आवश्यक बल, आवश्यक न्यूनतम बल, सॉरी आवश्यक बल एफ का मान ज्ञात करो। आवश्यक बल एफ का मान ज्ञात करो। हाँ बेटा, मैं एफ का मान जानना चाहता हूं। F।
क्या आ रहा है? एफ बराबर म्यू म्यू। हाँ ठीक है, मैं एक सिंगल म्यू दे दिया, ठीक है। मतलब अभी मैंने एक ही म्यू लिखा है, मतलब म्यू एस और म्यू के बराबर है, ठीक है। अभी बोलो म्यू एम जी, म्यू एम जी माइनस एफ तो पूछ रहा हूं ना। अबे एफ तो पूछ रहा हूं ना, तो तुम आंसर में भी एफ बता के दोगे? अरे कभी ऐसा होता है कि मैंने एक्स का मान पूछा और एक्स में ही आंसर दे रहे हो? आंसर कहाँ आया? आपके आंसर में तो अभी भी एफ आ रहा है। क्या बोल रहा है? प्लस, ठीक है। आंसर है म्यू एम जी अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एफ निकालना है। आपने क्या कहाँ काम अधूरा छोड़ दिया, ध्यान से देखना। 50% ही काम सही किया है आपने। वो क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, इसके घटक करेंगे। ये घटक क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ऊपर क्या लगेगा? नीचे क्या लगेगा? यहां तक की बातें हम कर चुके हैं। नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। चलाने वाला बल कौन है? एफ कॉस थीटा। वस्तु ठीक चलने लगे, उसके लिए आवश्यकता किस बात की? कि एफ कॉस थीटा जो है ये किसके बराबर हो जाए? सीमांत घर्षण बल एफ एल के बराबर हो जाए। क्योंकि अगर एफ एल से कम रहेगा, क्षैतिज दिशा में चलाने वाला बल, तब तक वस्तु चल पाने में यहां से सक्षम नहीं रह पाएगी। हाँ कि ना? एफ कॉस थीटा को हमने शब्द लिखा है ठीक चलाने के लिए। तो ठीक उस स्थिति में हम इस आगे वाले बल को चलाने रोकने वाले बल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर देंगे। और हम यहां से लिख देंगे एक शब्द, जस्ट मूव। ठीक मूव कराने की स्थिति में ऐसा आगे का बल और पीछे लग रहा घर्षण, घर्षण भी अधिकतम घर्षण से के बराबर, ठीक बराबर या हल्का सा उससे ज्यादा। हल्का मतलब 0.00000001 भी अगर ज्यादा हो जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। अब एफ कॉस थीटा को एफ कॉस थीटा रहने दो। एफ एल सीमांत घर्षण बल का मान म्यू इंटू, ऐसा क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। यहां म्यू दोनों सेम, तो मैंने क्या लिखा? म्यू। और एन कितना है यहां? एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब आपने यहीं से इस कॉस को कहां भेज दिया? जबकि आपको पता है अभी इधर भी एफ, तो दो सारे एफ को एक तरफ करके फिर अंत में एफ का परिणामी मान निकालना है। तो एफ को एक तरफ करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा बेटे? म्यू एम जी और माइनस का म्यू एफ साइन थीटा, और उस तरफ एफ कॉस थीटा। फिर ये वाला एफ का पार्ट भी उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। अब क्या आएगा? एफ कॉमन। तो एफ कॉमन आने के बाद यहां पर क्या बचता नजर आ रहा है? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये किसके बराबर आया? म्यू एम जी के। अब अपने को क्या करना है? एफ का मान निकालना है, जो कितना आ जाएगा? म्यू एम जी बटे कॉस, क्या कर रहे हो, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन। एक चीज और मुझे बता दो, ये ग्राफ, इस ग्राफ में मैंने दो बातें जो कही थी कि एफ एस स्थैतिक घर्षण बढ़ता रहता है एक लिमिट तक, उसके बाद
अभी इस m द्रव्यमान की वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं, ऐसे जैसे ब्लॉक रखा हुआ है, हम उसे धकेल कर आगे की तरफ चलाना चाहते हैं। तो आवश्यक, अब सवाल क्या लिखा था पहले वाला सवाल? हाँ, इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक चलाने के लिए f का मान ज्ञात करें। वही लिख लेना, वस्तु को ठीक चलाने के लिए f का मान ज्ञात करें। हाँ जी, हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर वो चिन्ह का अंतर आएगा। और सबसे पहले तो अपन यहाँ पर इसके घटक कर लेते हैं। इन घटकों में ये क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, नीचे और कौन है और ऊपर कौन लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ जुड़ के क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आगे की ओर धकेलने वाला बल कौन, तो पीछे की ओर रोकने वाला फ्रिक्शन, एफ एल। तो हम कहते हैं कि ये एफ कॉस थीटा जब ठीक बड़ा या बराबर हो जाएगा किससे, एफ एल से, तो वस्तु चलने लगती है। तो हम जस्ट मूव कराने की कंडीशन के लिए लिख देते हैं कि एफ कॉस थीटा बराबर एफ एल। और एफ एल का मान हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन है एम जी प्लस एफ साइन। और मैं सीधा यहां से एफ का मान लिख देता हूं, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन। यहां पर मैं लिखना चाहूंगा एफ पुश और यहां पर पुल। सुनना, अब ये सवाल करने का हमारा क्या तात्पर्य, उद्देश्य क्या है, उस पर आते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे बेटे। इनमें कहा जाएगा कि जब किसी भी एक वस्तु को, जो कि एक वस्तु जमीन पर रखी हुई है जैसे इन दोनों सवालों में, और उस वस्तु को चलाने के दो तौर तरीके होते हैं, पहला एक खींचकर, एक धकेल कर। तो सवाल स्टेटमेंट में होता है कि किसी धरातल पर घर्षण युक्त या खुरदरी सतह पर रखे किसी ब्लॉक को चलाने के लिए खींचना आसान होता है या धकेलना आसान होता है। तो आप देखेंगे कि सर कैसे पता लगेगा, क्या सोचना है। तो आप दोनों बलों को गौर से देखें, एक जिसमें अपन खींच रहे हैं, एक जिसमें अपन धकेल रहे हैं। ऊपर अंश में क्या लिखा हुआ है, म्यू एम जी।
हर में क्या लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस, जब यहां पर दोनों चीजें योग में है, यानी ये चीज और ये बड़ी है तो बल, यहां इसमें से इसको घटाकर ये चीज क्या मिलेगी, छोटी, तो बल क्या होगा, आवश्यकता ज्यादा। हाँ कि ना। तो कुल मिलाकर क्या समझ में आता है, किस स्थिति में बल कम चाहिए होगा, जब हम उसे पुल करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। हाँ या ना। जब हम उसे धकेलना चाहते हैं तो हमारा अंश जो आ रहा है, हर जो आ रहा है वो छोटा आ रहा है, और इस स्थिति में ज्यादा बल की मुझे जरूरत पड़ेगी। इसको समझने का एक तरीका ये भी है बेटे, कि जब आप उसे खींचते हैं तो एक बल का घटक ऊपर की तरफ आता है, इस वजह से आपका नॉर्मल कम हो जाता है, mg से कम हो जाता है, जबकि यहां पर नॉर्मल mg से, और जितना कम नॉर्मल उतना कम घर्षण बल, जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ज्यादा घर्षण बल, और जितना घर्षण ज्यादा होगा चलाने में मेहनत भी उतनी ही ज्यादा लगेगी। सही बात। अब मुद्दा क्या फंसता है, आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि दोनों स्थितियों में से इसे खींचना थोड़ा आसान रहता है, खींचकर चला पाना ज्यादा आसान रहता है। अब मुद्दा ये आता है, मुद्दा ये आता है कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि खींचकर चलाना आसान है, तो आपने वस्तु ली, उसे इस तरीके से बांधा और उसको आपने खींचना शुरू किया। पर अब मैं ये जानना चाहता हूं कि खींचकर चलाने में भी एफ मिनिमम यानी न्यूनतम बल से खींचने के लिए कितना कोण रखना पड़ेगा और कितना बल लगाना पड़ेगा, यानी आपको यहां पर बताना है वो एफ मिनिमम कितना होगा, और एफ मिनिमम उस किस कोण थीटा पर होगा। अब सुनना बात को, मैं फिर से कह रहा हूं, आप यहां तक की स्थिति तक पहुंच चुके हैं कि खींचकर चलाना। अब मुद्दा यह है कि खींचकर किस कोण पर खींचा जाए ताकि मिलने वाला पुलिंग फोर्स न्यूनतम में भी न्यूनतम मिले, मतलब कम से कम बल लगाकर आप किसी वस्तु को कब चला सकते हैं, ये हमें जानना है। और मैंने लिखा है खींचकर चलाने के लिए एफ मिनिमम क्या होगा तथा किस कोण पर होगा। तो आपने क्या सीखा है, फिलहाल आपने सीखा है कि ये वो बल है जिस पर चलाना आसान होता है। अभी तो आपका पुल और पुश में से क्या डिसीजन हुआ है कि पुलिंग आसान होती है, खींचकर चलाना आसान में भी आप क्या जानना चाहते हैं, सबसे आसान। और उसको सबसे आसान बनाने के लिए जो एडजस्टमेंट हो सकता है, देखो बेटा म्यू और एम जी को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वस्तु को तो हम बदल नहीं सकते, उन दोनों के बीच में खुरदरी सतह है उसका म्यू हम चेंज, हमारे हाथ में जिस चीज को चेंज करना है वो कौन है, थीटा, कि हम थीटा के मान को एडजस्ट करके उस आसानी को भी सबसे ज्यादा आसान बना पाए। ठीक है, इस मैटर के लिए हम वापस उस फॉर्मूले पर आते हैं और बात करते हैं कि अगर मैं एफ मिनिमम की बात करता हूं तो यहां तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हाँ, पर जो यहां पर नीचे लिखी हुई चीज है इसको मैं यहां पर क्या कर दूं, क्या कर दूं बेटा, मैक्स, और इसका मैक्सिमम मान कैसा निकलता है, 1 होगा ना, नहीं होगा। इसका मैक्सिमम मान निकालने के लिए एक पुरानी कहानी बताता हूं, फिर से उस कहानी को सुनते हैं कि जब आपके पास कोई पद इस प्रकार का होता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो उसका अधिकतम मान पाया जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, याद आई। और यहां पर अगर तुलना करें, ए मतलब कौन और बी मतलब कौन, तो ये मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट
ए मतलब म्यू, म्यू का स्क्वायर प्लस 1। तो अब इस एफ मिनिमम को क्या लिख दोगे, एफ मिनिमम बराबर म्यू एम जी बटे अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। यहां तक की बात क्लियर हुई? कुछ भी नहीं करना। आपने जो पहले सवाल किया था, जो बाई मिस्टेक आपसे गलत हो गया था, मतलब आपने यही छोड़ दिया था, उस सवाल को यहां तक करना है। उसके बाद जो भी स्थिति हो, डेफिनेटली साइन और कॉस का पद मिलेगा, और साइन और कॉस के पद का आपको क्या निकालना है, अधिकतम। और अधिकतम क्या हो जाएगा, इसका भी गुणांक, इसका भी गुणांक का स्क्वायर, किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। अब ये मत कहना सर ये नहीं कर पाएंगे, अंडर रूट के अंदर ये नहीं लिख पाएंगे। इस चीज को समझाने के लिए हमने कुछ ऐसी बातें की थी, और मैंने कहा भी था कि ये काम आएगा, ये इस जगह के लिए हम उपयोगिता इसकी समझते हैं फिलहाल। एक चीज जो यहां पर रहती है, जो मैंने यहां पर लिखा है, अभी वो कोण हमने फाइंड नहीं किया है। कैसे करते हैं, गौर से देखना बेटा। कोण इस तरीके से मैं आसानी से फाइंड कर लेता हूं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य है एफ को न्यूनतम साबित करना। उसके लिए मैंने तरीका क्या आजमाया, मैंने कहा कि इस तरफ लिखी हुई ये चीज को मैं क्या साबित कर दूं, मैक्सिमम। उसका मैक्सिमम मान तो मैंने किसी तरीके से सीधा पता कर लिया, मेरा काम है थीटा को ढूंढ पाना कि आखिर ये जो चीज है ये कब मैक्सिमम होती है, किस थीटा पर मैक्सिमम होती है, ये मुझे अभी तक पता नहीं लगा है। तो मैंने कहा कि इस पूरी चीज को बेटे यहां पर मैं y मान लेता हूं। y किसको माना है मैंने, y cos थीटा प्लस, और मैं इसका क्या जानना चाहता हूं, उसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, dy बाय dx, नहीं डी थीटा, इधर थीटा के पद है ना, तो dy बाय डी थीटा करेंगे तो cos, और dy बाय dx को जीरो के बराबर करते थे, मैक्सिमा मिनिमा, कि एक बार अवकलन करके उसको शून्य के बराबर करके वहां से x के मान, तो यहां से थीटा के मान निकलेंगे, वहां x के मान निकलते थे क्योंकि वहां dy बाय, यहाँ dy बाय, इसके थीटा का मान निकलेगा। इसको जीरो के बराबर करेंगे, साइन इधर आ जाएगा, है ना, म्यू कॉस थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर म्यू, पहले यू बोलो, इधर लाओ साइन को, इधर लाओ, तो म्यू कॉस थीटा बराबर, म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो म्यू बराबर साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस बराबर टेन, तो यहां से म्यू बराबर, तो मुझे क्या निकालना है, थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू। ये भी हो गया हमारा काम। ठीक है,
मैं फिर से आपको ये जो चीज हमने पढ़ी इसकी क्लैरिटी देता हूं बेटे, कि अगर कोण निश्चित उस सवाल में दे दिया गया है तो फिर ये सारी जो रामायण हमने करी है ना, ये काम की नहीं है भाई। ये एफ मिनिमम कब का है? जब कोण भी हम डिसाइड करेंगे। कितना? म्यू बराबर टेन थीटा। तब एफ मिनिमम का मान कितना आएगा? म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन। अगर कोण सवाल ने दिया है तो सवाल फिर यही हो जाएगा। अरे हाँ, कि भाई अगर कोण सवाल ने दे रखा है तो फिर आपको यहीं से अंतिम आपका आंसर यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोण अब आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ये मुद्दा तब का था जब अपन ने कोण भी खुद एडजस्ट किया और पता किया कि किस कोण पर कब थीटा मिनिमम एफ मिनिमम मिलेगा। नहीं, लिखो पहले, आता हूं सवाल पर। हाँ जी, बोलो, दिखाओ तो चले। क्या एफ मैक्सिमम? ये पूछ रही किसी चीज को चलाने के लिए एफ मैक्सिमम कितना हो सकता है? अच्छा, मार्केट जाते हो तो किसी चीज को खरीदने के लिए ये सोचते हो कि इस चीज को मैं कितने सस्ते में खरीद सकता हूँ, या ये सोचते हो इस चीज को मैं कितने महंगे में खरीद सकता हूँ? महंगे की क्या लिमिट है? मर्जी बड़े दे आओ, घर के कागजात वागजात सब दे आओ कि भाई तू तो ये सब रख ले, मुझे ये चीज दे दे। दैट मीन्स अगर किसी चीज को चलाना है तो अधिकतम बल तो आप जितना चाहो खर्च कर सकते हो। कैसे? ये लो, ब्लॉक रखो, ऊपर से बल लगा दो, कभी नहीं चलेगा। यानी एफ मैक्सिमम जैसा कोई सवाल बनेगा ही नहीं। बात किसकी है? बनेगा ना, मूर्ख वाला सवाल, मूर्ख वाला जवाब। मतलब इन अनंत जिसको बोलते हैं, मिनिमम की बात होती है, जिसको सिंप्लीफाई करने की बात होती है। वैसे समझ आया? हमारी बात यहाँ पर क्या है कि एक 2 किलो का ब्लॉक मैंने लिया है। मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ म्यू एस 0.6, म्यू के 0.4, बाह्य बल 50 न्यूटन, और मुझे बताना है पहला थीटा। हाँ थीटा, लेट्स से 50 हो जाएगा। चेंज करते हैं कुछ, रुको। पाँच 37 40। ठीक है, हो जाएगा। तो अभी अपने को यहाँ पर एक तो बताना है कि फ्रिक्शन कितना है, दूसरा अपने को बताना है नॉर्मल कितना है, या नॉर्मल पहले रख लो, नॉर्मल पहले फ्रिक्शन बाद में, और फिर अपने को बताना है एक्सेलरेशन कितना है। नॉर्मल
हाँ, फ्रिक्शन कितना, 8। फ्रिक्शन कितना पक्का, 12। यार ये देखो यार, मतलब मुझे लगा नहीं था ये सवाल मुझे देना चाहिए, फिर मुझे लगा एक बार को चलो देख लेते हैं, अब तक जो पढ़ा है वो समझ आया नहीं आया है। आराम से शांति से देखो इसको, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, जो है जैसा है, जो सीखा है एक बार वो पूरा अप्लाई कर लो। जो भी 2 3 4 तरीके जितने भी आपको लगते हैं वो सब लगा के देख लो एक बार। फ्रिक्शन कितना, तो बेटे सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, घटक। घटक क्यों, घटक क्यों निकालने हैं? क्योंकि घटकों से बैलेंस करके नॉर्मल रिएक्शन निकाला जाएगा। बिना घटक किए नॉर्मल तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि नॉर्मल निकालने के लिए हमें सतह से लंबवत वाले बलों को समायोजित करना है, फाइंड करना है। तो हमने यहां से बोला कि ये एफ का क्षैतिज घटक 50 cos 37 कितना 40, और ये वाला 30। एक तो ये हो गया काम। दूसरा, ऊपर यहां पर नॉर्मल, नीचे mg, mg मतलब 50। मैं mg लिख देता हूं, 50 भी लिख देता हूं। फिर हम क्या कहते हैं कि ऊपर लग रहे कुल बल बराबर, तो ऊपर नॉर्मल प्लस 30 बराबर 50, तो नॉर्मल बराबर 20 न्यूटन। इस नॉर्मल से ही हमारा काम क्या होगा बेटा, मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें यहाँ पर एफ एल भी निकाल लेना चाहिए, और एफ एल हो जाएगा म्यू एस इंटू, म्यू एस और म्यू के की बात इसलिए कर रहा हूं, दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, और म्यू एस है 0.6 इंटू 20 12। सुनते जाना, क्षैतिज दिशा में बल कितना लग रहा है, पीछे फ्रिक्शन की अधिकतम सीमा कितनी है, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो घर्षण 12 लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना लगेगा एफ के। मैं फिर से आता हूं, ये ही मजेदार ट्विस्ट यहां हर सवाल में देखने को मिलता है। आपने क्या देखा, नॉर्मल निकाला, नॉर्मल में किसी को आपत्ति 20, नॉर्मल से एफएल निकालेंगे, मैंने कहा सबसे पहले एफएल निकलेगा, आपने कहा एफएल निकाल लिया, एफएल के लिए म्यू एस का उपयोग किया गया, और म्यू एस का उपयोग करते से ही घर्षण कितना आया 12। चलाने के प्रयास में जो बाह्य बल नजर आ रहा है 40, क्या 40 उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, वस्तु चल रही होगी, चल रही होगी तो घर्षण स्थैतिक, गतिक लगेगा तो स्थैतिक वाले जो मान है उसको आप नहीं मानोगे, गतिक वाला नया मान फिर से निकालोगे, जिसको कहते हैं म्यू के इंटू, और म्यू के का मान है 0.4, एन का मान है 20, जो मिलकर बनेगा, यानी अब घर्षण कितना लगेगा 8, ना कि 12। क्योंकि गतिक अवस्था में चीज आ चुकी है तो गतिक घर्षण ही लगेगा, और हम पहले से बता चुके हैं कि गतिक घर्षण उस सीमांत घर्षण बल से कम होता है अगर म्यू एस म्यू के दोनों अलग अलग दिए हुए तो इसीलिए घर्षण हमारा मात्र 8 न्यूटन लगेगा। अब वस्तु के चलने की संभावनाओं में आगे 40, पीछे घर्षण 8, और कुल बल बाह्य 32/5, ये त्वरण आ जाएगा, कितना बोलते हैं 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए मुझे आप मॉड्यूल और ईएलपी दोनों दे तुरंत। ईएलपी दे दे एक बार पहले।
पहले आप ईएलपी में टिक कर लें। ईएलपी नंबर 10 तो पूरी हमने कर ही ली है, डाउट्स कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। ईएलपी 11 की बात करता हूं। ईएलपी 11 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 7, 11, इसके बाद ईएलपी 12 में आप क्वेश्चन नंबर लिखें 2 और 3। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 पे आ जाएं। एक्सरसाइज 1 में घर्षण, पेज नंबर 270 है बेटे। एटी थ्री, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 102, 102, 103, 104, थैंक यू।